Hello guys, this is Arya Verma and I welcome you to the platform of MBT, the platform of the student, by the student and for the student. इसी प्लेटफॉर्म में आपको मिलने वाले हैं क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, मल्टी कलर्ड नोट्स, पर्सनल डाउट मेंटरशिप, सब कुछ बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक नए सब्जेक्ट को जो कि है इकोनॉमिक्स। अब ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, ये कुछ लोग कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत बोरिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग कहेंगे जो इकोनॉमिक्स को रट्टे मारते हैं। लेकिन मैं आपको इस जो पूरी कोर्स है इकोनॉमिक्स का आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा, ठीक है? तो देर की इस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है वो चीज आपको पहले समझाने के बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ है और उसका जो नाम का जो लिटरल मीनिंग है वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मानिए मेरे पास 10 रुपए है। कितने रुपए है? 10 रुपए। काल्पनिक है, 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन कंसिडर कीजिए 10 रुपए है। अब मेरे पास 10 रुपए है, मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूं, ठीक है? और देखोगे हर एक सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपके पास, आपके जेब में जितना भी पैसा है और आप कुछ चीजें खरीदना चाहते हो, उसका कुल मिलाकर जो कीमत होता है ना, वो जो आपके पास है उससे काफी ज्यादा होता है, ठीक है? तो मेरे पास 10 रुपए है, मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूं। जैसे कि मानो एक पेन हो गया, पेन का कीमत मान लेते हैं 4 रुपए है। मैं एक रिफिल भी खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? रिफिल की कीमत मान के चलिए 3 रुपए है। मैं एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, ठीक है? पेंसिल का कीमत भी मान लीजिए 3 रुपए ही है। मैं एक इरेजर भी खरीदना चाहता हूँ। इरेजर की कीमत मान के चलिए 2 रुपए है। तो कुल मिलाकर इन जो चारों चीजें मैंने बताया, इनका कीमत टोटल आता है 12 रुपए। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास है तो 10 रुपए, लेकिन मैं जो चीजें खरीदना चाहता हूं उसका टोटल कीमत है 12 रुपए, जो कि है मेरे पास जो है उससे ज्यादा है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर एक चॉइस करना पड़ता है कि किस चीज को मैं अभी खरीदूंगा, यानी नाउ, आई विल बाई इट नाउ। किन चीजों को मैं बाद में खरीदूंगा, यानी लेटर। और किन चीजों को मैं मतलब खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही सोच आ रहा था कि खरीदने से अच्छा हो जाएगा, तो यानी टोटली कैंसिल कर दूंगा। ये चीजें मुझे चॉइस करना होता है, ठीक है? अब ये जो चॉइस करना होता है हमें, ये चॉइस क्यों करना होता है? क्योंकि मेरे पास जो 10 रुपए है ना, जो 10 रुपए वाला नोट है गांधी जी का, 10 रुपए वाला जो नोट है, वो सेम 10 रुपए नोट से मैं ये जो 4 चीज मैंने बताया ये तो खरीदा जा सकता है। कुछ भी चीजें मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैं उसे डोनेट भी कर सकता हूँ किसी को, मैं अपने गर्लफ्रेंड को मैं उसे गिफ्ट दे सकता हूँ। वैसे गर्लफ्रेंड को 10 रुपए में गिफ्ट नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी चलिए कंसिडर कर लेते हैं इन अ पैरेलल यूनिवर्स, ठीक है? तो मैं उस पर्टिकुलर उसी 10 रुपए में, ऐसा नहीं कि मुझे डॉलर का नोट लाना होगा तभी मैं उन चीजों को खरीद सकता, नहीं, वो सेम 10 रुपए वाला नोट से मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है? तो अभी मुझे एक चॉइस करना पड़ रहा है कि किन चीजों को मैं मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, किन चीजों को मैं थोड़ा कम प्रायोरिटी दूंगा, किन चीजों का अभी मुझे प्रायोरिटी देने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये चॉइस मुझे करना होता है। अब चॉइस करने के समय मैं जो डिसीजन पे आऊंगा, वो डिसीजन पे मैं कैसे आऊंगा? मैं डिसीजन पे आऊंगा कि इन चीजों को खरीदने से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होता है। यानी मैं जब प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि ये चीज मुझे अब खरीदना है, ये चीज बाद में, ये चीज कैंसिल कर, तब मैं प्रायोरिटी को ज्यादा ध्यान दूंगा, ताकि मेरा बेनिफिट जो है, मेरा जो वांट्स है, मेरा जो नीड है, मेरा जो चाहत है, वो चीज मैक्सिमम हो जाए। पूरी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज मच मोर कंपेयर टू व्हाट आई हैव। इस चीज से, ये जो एग्जांपल मैं अभी बताया आपको, इस चीज से इकोनॉमिक्स डील करता है। देखिए इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं इस चीज पे आता हूं डिराइवेशन पे, ठीक है? तो पहला पॉइंट जो है वो है वांट्स इज ग्रेटर देन रिसोर्सेस। वांट्स मतलब मैं जो चाहता हूं, रिसोर्सेस मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी है, और वांट्स यानी मैं जो चाहता हूं, मेरा जो नीड्स है, वो दैट विल बी हमेशा 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 ग्रेटर देन मेरे पास जो है, मेरा जेब में जो भी कुछ है, ठीक है? और जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो वांट्स है ना, यानी जो डिजायर्स है, वो हमेशा अनलिमिटेड रहता है। आपके पास अभी 10 रुपए है तो आप 12 जो आप चाहते हो उसका कीमत 12 रुपए होगा। आपके पास 12 रुपए होंगे तो आप जो चाहते हो आप देखोगे वो भी बढ़ जाएगा, 15 रुपए का होगा। आपके पास 100 रुपए भी है तो आपको मतलब जो आप चाहते हो उसका कीमत भी 150 रुपए हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके अगर आपका जो रिसोर्सेस है वो भी अगर बढ़ेगा, साइमल्टेनियसली आपका जो डिजायर है, आपका जो चाहत है, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है?
रिसोर्सेस है ऑल्टरनेटिव यूजेस। मैंने कहा कि सेम जो 10 रुपए वाला नोट है, मैं उस नोट से कुछ भी कर सकता हूँ। ये चारों चीज तो मैं खरीद सकता ही हूँ, उसके अलावा मैं और भी कुछ चीजें खरीद सकता हूँ। मैं डोनेट भी कर सकता हूँ, मैं और भी चीज खरीद सकता हूँ, मैं केक बिस्किट कुछ भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। अब अल्टीमेटली आता है कि मेरा एम जो है ना, वो एम होगा मैक्सिमाइज बेनिफिट, ठीक है। मैक्सिमाइज बेनिफिट यानी मुझे इस चीज पे मुझे चॉइस करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं क्या चीज खरीदूंगा, मैं क्या नहीं खरीदूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे चॉइस करना होता है, लेकिन ये चॉइस मैं कैसे करूंगा ताकि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मैक्सिमम, मैं पूरा का पूरा बेनिफिट मैं नहीं ले सकता, मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता हूँ, ठीक है। ये होता है अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स, जो जिन चीजों से डील करता है उसी का एक समरी, ठीक है। अब आता हूं मैं, ये जो इकोनॉमिक्स का डिराइवेशन कहां से हुआ। इकोनॉमिक्स का डिराइवेशन एक नहीं बल्कि दो ग्रीक वर्ड से हुआ है। दो ग्रीक, एक है इकोस, दूसरा है नोमोस। इकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घर, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कुछ भी चीजें मैनेज करना, ठीक है। तो दोनों मिलकर ये होता है इकोनॉमिया। अब इकोनॉमी का मतलब अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, क्योंकि इको का मतलब है हाउस होल्ड और दूसरा नॉमो का मतलब है मैनेजमेंट, ठीक है। इकोनॉमिया यानी आता है अल्टीमेटली, ये जो इकोनॉमिक्स का लिटरल मीनिंग है ना, वो आता है अल्टीमेटली हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्यों, देखिए एक घर में एक या दो अर्निंग मेंबर होते हैं, यानी जो लोग पैसे कमाते हैं। फिर वो पैसे कैसे हम एक्सपेंडिचर करें, हमारा जो कार लोन है, हमारा होम लोन है, हम नया घर खरीदना चाहते हैं, हमारा डे टू डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हम किसी दोस्त का बर्थडे है, मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ, इसको वो देना है, वो देना है। तो एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड इनकम को मैं एलोकेट कर रहा हूँ वेरियस सेक्टर्स पे, बहुत सारे जगहों पे। तो ये यहाँ पर भी ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होने के समय मुझे क्या करना है, मुझे डिसीजंस लेना होता है। और डिसीजंस लेने के समय हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मेरा बेनिफिट्स जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, बस और कुछ नहीं। इसी के वजह से इकोनॉमिक्स का जो लिटरल मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इसको इसी के वजह से कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होंगे। अब आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन मतलब इकोनॉमिक्स को हम कितने कैटेगरीज पे भाग कर सकते हैं, ठीक है। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ठीक है। उसमें उसके अंडर आता है, फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट स्टडी होता है। अब ये इंडिविजुअल स्टडी एग्रीगेट स्टडी क्या है, देखिए आप महेंद्र सिंह धोनी का आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने कितने सेंचुरीज मारा है, कितने हाफ सेंचुरीज मारा है, कितने स्टंपिंग्स लिए हैं, कितने रन्स लिए हैं, वगैरह वगैरह। तो आप एक पर्टिकुलर इंसान की आप स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, तो वो होता है इंडिविजुअल स्टडी। लेकिन अगर आप एज ए होल इंडियन क्रिकेट टीम का अगर आप स्टैटिस्टिक देखते हो, अच्छा इंडियन क्रिकेट टीम ने इतना सारा वर्ल्ड कप जीते हैं, इतने बार रनर्स अप हो चुके हैं, इतने मैचेस खेले हैं, तो वो हो जाता है आपका एग्रीगेट स्टडी। एग्रीगेट स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी में हम एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, और एग्रीगेट स्टडी में हम बहुत सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ फंड्स ऑर्गेनाइजेशन चीजों को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, एक या तो एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, या फिर एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं। एक पर्टिकुलर फर्म, ऐसा नहीं कि बहुत सारे फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म यानी और एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है। दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आइदर ग्रुप ऑफ पर्संस के बारे में बात करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ फंड्स के बारे में, ठीक है। एक अब हो सकता है कि जो मैं एक मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, एक मार्केट आता है कि वेस्ट बंगाल का मार्केट, साउथ इंडिया का मार्केट, इंडियन मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, ये सारी चीजें जब मार्केट्स एज ए होल हम स्टडी कर रहे हैं, ये आते हैं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे से ही पढ़ोगे तो 11th में हम पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले कवर अप करेंगे। ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैं थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको मैक्रो पैराडॉक्स क्या कर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब मैं ये चीज को कवर करूंगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अभी के लिए थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसको कवर करूंगा जब मैं आपको मैक्रो पैराडॉक्स समझाऊंगा, ठीक है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे मैं इन जो इकोनॉमिक्स है इसको डिवाइड करने वाला हूं, ठीक है।
पहला आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरा आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, फैक्ट्स के बारे में। अच्छा ये हुआ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक फैक्ट है। यानी इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना है, ये एक फैक्ट है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इंडिया का फैक्ट इतना होना चाहिए, इतना हो सकता था, ये वो था, ये था, नहीं, ये फैक्ट है, इसको चेंज हर चीज नहीं कर सकते। दूसरा आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसपे आप फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में बात करते हो। फैक्ट्स के बारे में नहीं, फैक्ट्स का ओपिनियन के बारे में बात करते हो, ठीक है। ओपिनियन मतलब ओपिनियन, सजेशन, एडवाइस, कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, मैं किसी लोगों को एडवाइस है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, मान के चलिए, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 10% है, ठीक है। तो इसको कैसे कमाया, जैसे अगर इंडियन गवर्नमेंट शुड encourage the entrepreneurial ventures in order to curb this अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी आप कह रहे हो कि एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना चाहिए ताकि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो घटे। तो इस चीज को आप एडवाइस कर रहे हो, आप कुछ सलाह दे रहे हो, आप कुछ ओपिनियन दे रहे हो, तो ये सारी चीजें हम नॉर्मेटिव में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या पढ़ते हैं, फैक्ट्स के बारे में, नॉर्मेटिव में ओपिनियन, एडवाइसेस एटसेट्रा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जरूर बने रहना, ये जो पूरा नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड जरूर कर लेना और पढ़ते रहिए, पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। कोविड पॉजिटिविटी नहीं, मेंटल पॉजिटिविटी, जैसा मैं सब वीडियो में बोलता हूँ। थैंक यू।